गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी ये सेशन है, हिस्ट्री की सेशन चल रही है और जिसपे हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न इंडिया से संबंधित टॉपिक्स को। जैसे एक हम लोगों की जो प्रीवियस क्लास गई थी वो गई थी, हम लोगों ने देखा था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन देख चुके हैं, असहयोग आंदोलन देख चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो टॉपिक चल रही है मॉडर्न इंडिया से, तो आज की टॉपिक है हमारी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। एक्चुअली यहाँ पर 3 गोलमेज सम्मेलन हमें पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, क्यों हुआ था और इसका क्या अंततः परिणाम हुआ। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोगों को ये देखना है कि किस टाइम पीरियड, यानी इसका टाइम पीरियड पूछ लेता है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड को ध्यान रखिएगा, कब किया गया है यह 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931। और हमेशा जब इसे पढ़ेंगे तो देखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था, तो वह आपका हुआ था 12 नवंबर से लेकर के 19 जनवरी 1931, यानी 30 से 31 नवंबर से जनवरी, इसको ध्यान रखना है। और ये केवल और केवल आपको 31 में करीब 3 महीने तक का ये जो आपका सम्मेलन चला, 3 महीने तक। चलिए अब आते हैं इस पे कहाँ किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में हुआ था और यह भी आपका लंदन में किया गया है। नाउ वायसराय, ये डिफरेंस है कि जो आपको फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन रहा उसमें वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन, और इसमें कौन है, लॉर्ड वेलिंगटन। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो गया। यहाँ पर वायसराय कौन है, लॉर्ड इलिंगटन। दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पार्टी गठन हुआ उससे पहले यहाँ पर जो आपके ब्रिटेन में कौन सी पार्टी थी, उदार पार्टी थी, और अब यहाँ पर कौन सी पार्टी आ गई है, अनुदार पार्टी आ गई है। इसे ध्यान रखना है। और अनुदार पार्टी से सैमुअल हक, ये कौन है, भारत मंत्री या भारत सचिव आप बोल सकते हैं इनको, सैमुअल हक थे उस समय। केवल इतना पॉइंट ध्यान रखना है। इसके अलावा अब यहाँ पर प्रतिनिधि कितने थे, 31 प्रतिनिधि यहाँ पर है। इससे पूर्व जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें 89 प्रतिनिधि थे, इसमें कितने, 31। ओके। और दूसरी चीज लॉर्ड वेलिंगटन का टाइम पीरियड को ध्यान रखिएगा, कब से कब तक थे, 31 से लेकर के 36 ईस्वी तक। नाउ अब हमें देखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, चूंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के जस्ट बाद क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसकी एक जो मेन जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एक भी कांग्रेस की किसी भी पार्टी ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, यानी कांग्रेस सदस्यों की वह सहमति नहीं थी। अब इसके चलते क्या हो गया था, गांधी इरविन समझौता किया गया 5 मार्च 1931 को। कुछ समझौता को इरविन एक्सेप्ट किया और कुछ समझौते को गांधी जी ने एक्सेप्ट किया था। चलिए अब आते हैं यहाँ पे इस सम्मेलन में, जो किसकी शुरुआत कब से की गई, 7 सितंबर से स्टार्ट किया गया सम्मेलन। गांधी जी कब वहां पहुंचे, यानी लंदन कब पहुंचे, तो ये 12 सितंबर को, यानी 5 दिन के बाद गांधी जी लंदन पहुंचे। और किस जहाज से गए थे, जहाज का नाम मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि यह आपके एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। ओके, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है उन सभी पे क्वेश्चन जो है आपके प्रीलिम्स के बनते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जो मेंशन नहीं है, एज ए क्वेश्चन फॉर्म में होगा, लेकिन थर्ड गोलमेज सम्मेलन पढ़ाने के बाद एक दिन की जो क्लास होगी, हम लोगों की इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं या और जो आने की संभावनाएं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ओके, पहले एक बार टॉपिक को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, तो ये कौन सा जहाज था, SS राजपूताना। जहाज का नाम क्या है, SS राजपूताना। इस जहाज से गांधी जी इंग्लैंड पहुंचे थे 5 दिनों के बाद, जब ये सम्मेलन स्टार्ट हो चुका था 7 को। अब कांग्रेस की तरफ से ये मात्र एक प्रतिनिधि यही थे, क्योंकि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने समझौता हुआ था तो स्वीकारा था कि ठीक है, कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और इसी समझौते के तहत गांधी जी क्या किए थे, इसमें पार्टिसिपेट किए। नाउ अब गांधी जी चाहते थे कि जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उनके तरफ से डॉक्टर अंसारी, ओके, राष्ट्रवादी जो मुसलमान है, तो गांधी जी ये चाह रहे थे कि ये राष्ट्रवादी मुसलमान की तरफ से डॉक्टर अंसारी को शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन वायसराय इस चीज के लिए तैयार नहीं हुए। ठीक है, जो वायसराय यानी जो वायसराय था वो इस चीज को तैयार नहीं हुआ। क्यों तैयार नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रवादी मुसलमान, और क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमान हमेशा कभी भी सांप्रदायिक निर्वाचन की बात नहीं करेंगे या पृथक निर्वाचन की बात नहीं करेंगे। ओके, ये हमेशा किसमें थे, गांधी जी की डिसीजन के साथ खड़े रहते थे। ओके, राष्ट्रवादी मुस्लिम्स क्या थे, गांधी जी ने कहा वो उसको स्वीकार की। लेकिन अगर आप देखेंगे जिन्ना हो गए या आगा खां हो गए, ये क्या थे, गांधी जी के साथ इनके जो है विचार नहीं मिल पा रहे थे। और विचार कौन से विचार नहीं मिल पा रहे थे, पृथक निर्वाचन को लेकर के, अल्पसंख्यक को लेकर के। इसलिए वायसराय को लगा कि अगर ये राष्ट्रवादी मुसलमान इनके साथ हैं, हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा जो मोटो है, इनका मोटो क्या था कि कभी भी इनके बीच में एक मत ना बन पाए। इनके बीच में अगर एक मत नहीं बनेगा तभी इनका काम बन पाएगा। ओके, नाउ अब
ये शामिल नहीं हो पाए, इनको शामिल करना चाहते थे, ये शामिल नहीं हुए। अन्य दल, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, इस सम्मेलन के भी, हालांकि वो हम लोग अंततः पढ़ेंगे कि सम्मेलन का अंत क्या हुआ, देख लेते हैं। राष्ट्रवादी दल से मदन मोहन मालवीय रहे, और जो महिलाएं थी उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सरोजनी नायडू हो गई, एनी बेसेंट हो गई, प्लस मीराबेन, ये 3 महिलाएं थी जो भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अन्य प्रमुख सदस्य में मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, घनश्याम दास बिरला, देवदास गांधी, डॉक्टर अंबेडकर एवं महादेव देसाई। और आप जितने भी नाम यहाँ पर देख रहे हैं, इन सब की अलग अलग मांगे थी, इन सब की अलग अलग मांगे रही हैं। ओके, अब यहाँ पर सवाल आता है, मांगे थी और जिसके कारण सांप्रदायिक समस्या जो है वो सामने आ गई। सांप्रदायिक समस्या क्या थी उस समय, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय, देखते हैं। संघीय ढांचा, संघीय ढांचा का एक समस्या आया। दूसरा समस्या था अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस प्रकार से की जाए। और यह समस्या, क्योंकि आप यहाँ पे विभिन्न दल देख रहे हैं, मैंने अभी आपको राष्ट्रवादी दल बताया, भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है वो बताया, डॉक्टर अंसारी के बारे में चर्चा की, गांधी जी को देखे, और यहाँ पर जिन्ना भी हैं, आगा खां भी हैं, और हमारे कौन है, डॉक्टर अंबेडकर भी हैं यहाँ पर। ओके, नाउ जब सांप्रदायिक समस्या की मुद्दा आता है तो संघीय ढांचे और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा को लेकर के ये कहा गया कि इन सब के निचोड़ किसके पास है, गांधी जी के पास है। तो गांधी जी क्या करेंगे, इन सब पर विचार करेंगे और इनका फैसला दिया जाएगा। ये गांधी जी के, मतलब इनका जो अगर बोला जाए मेन रोल में, लीड रोल में गांधी जी को लाया गया इन दोनों मुद्दों के सॉल्यूशन के लिए, या हम कह सकते हैं कि समाधान के लिए। नाउ अब चूंकि यहाँ पर संघीय ढांचे के अंतर्गत जो हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग थे, इन्होंने क्या मांग किया, उत्तरदायी सरकार की मांग की। इनकी मांग क्या थी कि उत्तरदायी सरकार की मांग होनी चाहिए। उत्तरदायी सरकार की मांग इन्होंने, किसने मांगा, बुद्धिजीवी वर्ग ने। लेकिन इसका विरोध किया गया, और इसका विरोध किसने किया, जिन्ना और आगा खां ने इसका विरोध किया। क्यों किया, उत्तरदायी सरकार की जब मांग की गई तो इन्होंने इसका विरोध कर दिया। ओके, चलिए क्यों किया वो देख लेते हैं। क्योंकि अंबेडकर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे, और अन्य वर्ग जैसे जिन्ना हो गए, आगा खां हो गए, इनके सामने भी क्या था, पृथक निर्वाचन मंडल, इनको भी आवश्यकता थी, है ना। 1/3 की मांग इनकी भी थी, चाहे वो केंद्र हो चाहे प्रांत हो, इन्हें भी 1/3 बहुमत चाहिए था। चलिए, अब गांधी जी इस विरोध को, यानी कह सकते हैं कि अंबेडकर की डिमांड थी पृथक निर्वाचन मंडल, किसके लिए, दलित वर्ग के लिए। गांधी जी ने किसका विरोध किया, अंबेडकर के इस मांग का। क्यों विरोध किया, क्योंकि उनका कहना था कि दलित वर्ग कोई अलग नहीं है, वो हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है। यह क्या है, हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है। उस समय अंबेडकर को शायद ये बात मान लेनी चाहिए थी या नहीं माननी चाहिए थी, ये तो हम लोग आगे इतिहास में पढ़ेंगे। चलिए, अब अलग निर्वाचन मंडल में कौन कौन थे जो अल्पसंख्यक, या आप कह सकते हैं कि अलग, क्योंकि जो अल्पसंख्यक में है वही अलग निर्वाचन चाह रहे थे। तो कौन कौन से वर्ग थे अलग निर्वाचन मंडल की मांग में, मुस्लिम्स थे, मैंने राष्ट्रवादी मुस्लिम्स यहाँ पे नहीं कहा है, केवल मुस्लिम्स कहा है। दलित थे, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, इन सब की मांग थी कि हमें क्या चाहिए, अलग निर्वाचन मंडल। अल्पसंख्यक सबकी मांग क्या रही, अलग निर्वाचन मंडल की। अब जब सब अलग अलग की बात कर रहे थे तो इन लोगों ने मिलकर क्या किया, बोला कि चलो हम लोग सभी जितने अल्पसंख्यक हैं हम लोग एक समझौता कर लेते हैं, और समझौता को करने के लिए एकत्रित होते हैं कि हम अपनी इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे। ओके, इनके क्या थे कि हम अपनी इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे। गॉट माई पॉइंट। इनकी मांग क्या थी, इनकी मांग क्या थी कि हम अपनी इस अल्पसंख्यक जो डिमांड है, समझौता, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये लोग एकत्रित हो गए। गांधी जी को ये चीजें बहुत दुखी किया, गांधी जी इससे बहुत दुखी हुए कि हर कोई, मतलब भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा है ना, किसके आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर भारत को बांटा जा रहा है, और इससे क्या होगा, हम लोग कमजोर पड़ेंगे। और हमारा जो एक उद्देश्य है, किसका उद्देश्य था, स्वराज्य चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, है ना, हमारा उद्देश्य जो यह है, इससे ये कभी हमें नहीं मिल पाएगा गांधी जी को। और ये एक समझने की चीज है कि अगर हम अपने आप को बांट लेंगे तो हमारे सामने कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो तो ये चाह रही है कि आपस में इनका नहीं बन पाए, वो तो यही चाह रही थी कि इनके बीच में इसी तरह से जो है ये चलता रहे और हमारा काम बनता रहे।
तो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अंबेडकर के द्वारा की गई। गांधी जी ने विरोध किया, बोला यह हमारे भारत का अभिन्न अंग है। इसके अलावा जो अन्य जैसे मुस्लिम्स भी थे, दलित वर्ग भी, सब ने अलग अलग मांग अपने निर्वाचन मंडल को लेकर किया। एंड फाइनली अल्पसंख्यक समझौता के लिए एकत्रित हुए। गांधी जी इससे बहुत दुखी हुए, और इतना ही नहीं, दुखी तो हुए ही, इसके अलावा अगर इस सम्मेलन में फाइनली क्या किया गया, गांधी जी दुखी थे लेकिन क्या कर सकते, उन्होंने कुछ यहाँ पे किया नहीं। सम्मेलन में फाइनली जो द्वितीय गोल में सम्मेलन था, उसमें संघीय न्यायालय की स्थापना को किया गया कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, संघीय न्यायालय की स्थापना जो है वो की जाएगी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने तत्काल औपनिवेशिक, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पूर्ण स्वराज कहाँ से मिलेगा, जब आप देखेंगे कि सिचुएशन ये है, और पूर्ण स्वराज तो तब होगा जब हमारा डोमिनियन स्टेट्स की मांग को भी अभी केवल कहा गया था कि ऐसा करेंगे करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया था। और यहाँ सेम यही सिचुएशन हुई कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, तत्काल औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेट्स की जो मांग थी उसको तत्काल देने को यह एग्री नहीं थी। ये शुरू से ही क्या करी थी, ये इंडियंस को बेवकूफ़ बनाने वाला काम था कि हम आपको ऐसा करेंगे करेंगे। अगर आप पूरा इतिहास मॉडर्न इंडिया को देखेंगे तो 91st वर्ल्ड वार से ही, जब इनको जरूरत थी कि नहीं इंडियंस हमारे साथ हो जाएंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम जीत जाएंगे, इन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ प्रलोभन देने का कोशिश किया, हमेशा कोई ना कोई प्रलोभन। तो ये भी क्या था, प्रलोभन था कि ऐसा हो जाएगा तो आपको हम ऐसा देंगे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा देंगे। फाइनली यहाँ भी तत्काल औपनिवेशिक, इसको ध्यान रखिएगा, तत्काल यानी तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य देने के लिए ब्रिटिश सरकार तैयार नहीं हुई थी। ओके, यहाँ पर वो तुरंत तैयार नहीं थी। ये एक रीजन हो गया। दूसरा क्या था कि प्रांतों के लिए बोला गया कि सीमित यानी लिमिटेशन होनी चाहिए किसकी, स्वायत्तता की। एंड वित्त हो, विदेशी व्यापार हो, रक्षा हो, या हम कह सकते हैं कि युद्ध एवं सुरक्षा, इन सब का बोला गया कि इन सब पर एकाधिकार किसका होगा, तो अंग्रेजी, इन सब इनका एकाधिकार हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेज किसका अधिकार हो जाएगा, अंग्रेजी संसद एवं वायसराय का। किन चीजों पर, वित्त पर, वित्त हो, वित्त, विदेशी व्यापार और युद्ध एवं सुरक्षा पर किसका अधिकार हो जाएगा, अंग्रेजी संसद एवं वायसराय का एकाधिकार हो जाएगा। क्लियर, ये डिमांड अगर आप इसे समझ जाएंगे तो और कहीं कुछ नहीं लगेगा। यही वजह था कि गांधी जी तो पहले ही से दुखी थे, अपने भारतीयों का जो देख रहे थे कि हर सभी दल किस प्रकार से अपने अपने अल्पसंख्यक की बात कर रहे, तो गांधी जी के लिए तो ये एक शॉकिंग था ही। दूसरा क्या था, इस पॉइंट को देखने के बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि तत्काल औपनिवेशिक स्वराज की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। और अगर इसके अलावा कोई मांग देखेंगे तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट था कि जो पैसे वाला है ना, ये जहाँ पे भी लगता है कि ये वाला आता है, अगर आप देखेंगे प्लासी के उद्योग, बक्सर, वहाँ पे भी देखेंगे दीवानी का जो अधिकार दिया गया था, उस टाइम पे भी जो वित्त वाला सेक्शन, जो कह सकते हैं सेक्शन है या भाग है, वो किसके पास है, अंग्रेजों के पास रहता था। तो यहाँ पे भी क्या किया गया, जो वित्त हो गया, विदेशी व्यापार हो गया, यानी फायदे वाले काम किसके एकाधिकार होगा, फायदे वालों पर अंग्रेजी संसद का, वायसराय का। ओके, नाउ प्रांतों के लिए सीमित स्वायत्तता थी। अब फाइनली जब देखा गया कि ये सारे निष्कर्ष यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ये सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, तो गांधी जी क्या किए, 1 दिसंबर सम्मेलन क्या हो गया, 1 दिसंबर को गांधी जी बिना किसी ठोस निर्णय के, ओके, गांधी जी बिना किसी ठोस निर्णय के वापस आ गए। कब 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर, क्योंकि वहां पर सभी दलों में आपसी जो है कह सकते हैं कि आपसी मतभेद बहुत अधिक था, कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। 1 दिसंबर को सम्मेलन समाप्त कर दिया गया, गांधी जी बिना किसी निर्णय के वहां से वापस आ गए और सम्मेलन क्या हो गया, यह तो समाप्त हो गया। क्योंकि वहां पर आपस में ही जितने भी आप वहां पे थे, कांग्रेस के आप देखेंगे, कांग्रेस में गांधी जी थे एवं अन्य राजनीतिक दल, इनमें खुद इतनी कूटनीति या कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस, इनका अपना पॉलिटिक्स इतना खराब हो चुका था कि हमें अल्पसंख्यक के कारण आपसी जो विचार थे, मतभेद बहुत ज्यादा उसमें हो गए, जिसके कारण कोई डिसीजन नहीं लिया गया। और डिसीजन नहीं ले जाने के कारण फिर क्या हो गया, आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो खैर, थर्ड पे हमें अभी नहीं जाना है, सेकंड पे रहना है कि 1 दिसंबर को सम्मेलन में क्या हुआ,
कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। फाइनली यह सम्मेलन समाप्त हो गया और गांधी जी क्या किए, 28 दिसंबर 1931 को, करीब 28 दिन लगा उनको इंग्लैंड से वापस आने में, और वह चुपचाप भारत वापस लौट आए। और आकर के उन्होंने क्या कहा, आकर के ये कहा कि देखो, यह स्टेटमेंट आपसे पूछता है कि उस समय की परिस्थिति क्या थी या किस स्थिति में किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, तो मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया, मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। ओके, यह स्टेटमेंट किसका है, गांधी जी का है। स्टेटमेंट किसका है, यह गांधी जी का है। नाउ अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो सबसे पहले मेरे प्रीवियस पढ़ाए हुए जो टॉपिक हैं, हो सकता है आपने कल पढ़ा होगा, उसे पहले पढ़े आज। फिर इस वीडियो को देखने से पहले कल की जो मैंने बताया प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप इसको उस सम्मेलन से इस सम्मेलन को कोरिलेट करेंगे, चीजें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। अदरवाइज आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सिचुएशंस क्या थी, समझौता क्या किया गया था, और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में क्या किया गया, जो फिर थर्ड गोलमेज सम्मेलन यानी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता पड़ी। या हम कह सकते हैं कि उससे पहले, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले आपका क्या, कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत या पूना समझौता को हमें देखना है। इसे देखते हुए फिर हम थर्ड पे जाएंगे, तो आखिर वहां क्या परिस्थितियां बनी, क्या सिचुएशन रहा, इसे हम देखेंगे। तो उससे पहले आपको ये देख लेना है। एंड वन मोर थिंग, सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी एक बार पुनः गो थ्रू हो लीजिएगा, दोबारा फिर से देख लीजिएगा, आपके लिए इतिहास बहुत आसान हो जाएगा। ये मेरी एक तरह से बहुत छोटी सी एक सजेशन है, मान लेंगे तो हमेशा के लिए स्टोरी समझ में आ जाएगी, विजन क्लियर रहेगा, कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी हालांकि वीडियोस अभी छोटे छोटे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर एक साथ में अगर मैं बड़े वीडियोस दूंगी तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, तो और थोड़ा वो लेंदी बोरियत सा होने लगता है ना, इतिहास से बच्चे भागने लग जाते हैं। तो भागना नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में पहले कहानी को समझ लें, फिर आपके पास जो है इसके लिए मैं और डिटेल्स जो है क्लासेस जो है आपकी आएंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले छोटी छोटी कहानियों को समझते चलें कि कब किसकी कौन सी कहानी हुई है। ओके नाउ, अगर आप लोगों को इस क्लास को लाइव लेना अगर लाइव लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे एज मच एज स्टूडेंट्स के मैसेज आने चाहिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स की, तो यह क्लास आपकी लाइव जाएगी। एंड सेकंड थिंग, 70th बीपीएससी की क्लासेस आपकी 2 से 3 दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। ओके, या हो सकता है प्रॉब्ली कल भी कोशिश करूंगी कि स्टार्ट हो जाए, अदरवाइज 2 से 3 दिनों में आपकी क्लास ये स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए हिस्ट्री के नए स्टोरी के साथ, नए कहानी के साथ। और अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेवेंट, आप लोग मैसेज जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।